आज आ गए हैं हम वीडियो के थर्ड पार्ट में। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो डिस्ट्रॉय करा ही करा, लेकिन हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसे भी इन्होंने डिस्ट्रॉय करा। यहाँ पे क्या चीज थी उनकी स्ट्रैटेजी, उसी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। लेकिन इसको शुरू करने से, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सवाल आप सभी के लिए। वो सवाल है कि भाई आपको क्या ये पता है कि भाई इंडियन इंडस्ट्री में जब हम हैंडमेड प्रोडक्ट बनाया करते थे तो किस तरह के हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए हम ज्यादा फेमस थे वर्ल्ड वाइड। तो आपने क्या करना है, यही आपका आज का होमवर्क है, जिसे आपने इंटरनेट पर सर्च करना है। सर्च करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे और अपने पास नोट्स में मेंटेन करेंगे, मतलब नोट्स में लिख लीजिएगा। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे इसका कभी, तो आपको जब इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे भाई किस तरह के प्रोडक्ट्स हम ज्यादा फेमस थे वर्ल्ड वाइड, तो एक अलग इंप्रेशन आएगा, एक एडिशनल आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा आपके आंसर राइटिंग में। तो इस तरह के होमवर्क मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल क्या करते हैं, आप टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन साथ साथ एक रिक्वेस्ट कि आप जो मैं आपके लिए नोट समराइज कर रहा हूं, इसको नोट्स को मेंटेन भी करें। जब आप इसे मेंटेन करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रह जाएगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो यहाँ पे क्या है कि भाई इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या था, बहुत ज्यादा फेमस था। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, बहुत ज्यादा फेमस था वर्ल्ड वाइड। हमारी एक अलग ही रेपुटेशन थी। हमारे लिए जो फिनिश गुड्स हम बनाया करते थे वो हम सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाते थे, हम अदर कंट्रीज के लिए भी बनाते थे, क्योंकि उसकी हैवी डिमांड आती थी बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी। हम क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते थे। तो इसी चीज को जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करा, मतलब धीरे धीरे खत्म करा। अब उसको खत्म करने के क्या क्या कारण थे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्या बताया जा रहा है, कहते हैं इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के थ्रू क्या करा गया, हमारा इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म करा गया। दूसरे में कहते हैं कि द मोटिव बिहाइंड दिस सिस्टम इंडस्ट्रियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू फोल्ड। अब ये कहते हैं कि भाई इंडिया में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था इसे ब्रिटिशर्स ने खत्म तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे दो कारण थे। इनके क्या थे, टू फोल्ड मोटिव थे। अब वो दो कारण क्या थे, नंबर वन, टू एक्सप्लॉइट द इंडियन वेल्थ। इसी में कहते हैं कि भाई हमारी जो इंडियन वेल्थ है, जो हमारी इकोनॉमी थी, हम बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते थे, हमारी कैपेसिटी ज्यादा थी, लेकिन इसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, धीरे धीरे ये सारा पैसा अपनी कंट्री में लेके जाना। कहाँ पे, ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। अब आगे कहते हैं कि भाई रॉ मटेरियल, वेल्थ ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि जो हमारा जो रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस करते थे वो भी बहुत फाइन क्वालिटी का होता था, और ब्रिटिशर्स को क्या था, इन रॉ मटेरियल की जरूरत थी। तो वो क्या चाहते थे कि भाई जितना भी रॉ मटेरियल हम बना रहे हैं वो हम उसको कन्वर्ट कर लेते थे इंडियंस, हम फिनिश गुड्स बना लेते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये रॉ मटेरियल क्या चला जाए, डायरेक्ट ब्रिटेन चले जाए। ये फाइन क्वालिटी कौन प्रोड्यूस करे, इंडियंस ना प्रोड्यूस करें, ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस करें, ताकि यहाँ पे जो नाम आए फाइनल प्रोडक्शन में, कहीं किसने करी इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन, वो आए ब्रिटिशर्स का नाम, है ना। इसके साथ साथ बताया गया है टू फुलफिल द इमर्जिंग नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल इनपुट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। देखो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से आए थे, और ब्रिटेन में क्या चल रहा था, एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा था जहां पर नई नई मशीन्स आ रही थी, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे थे, और मॉडर्न मशीनरीज आने के कारण क्या हो रहा था कि लोगों में डिमांड मॉडर्न प्रोडक्ट्स की भी बढ़ रही थी। तो इस प्रोडक्ट को मेंटेन रखने के लिए, इस डिमांड को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर क्या करा गया, ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल ढूंढते थे, फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल, और उन्हें वो कहाँ मिला, इंडिया में मिला। तो इसके लिए क्या करना था, पहले लोगों को जो हमारा इंडियन इंडस्ट्री था उसे डी इंडस्ट्रियलाइज करना था, धीरे धीरे खत्म करना था। तभी हम क्या करते, हमारा जो रॉ मटेरियल था ब्रिटिशर्स को सेल करते, ताकि वो रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन में लेके जा सके। ठीक है, तो यही इन्होंने क्या करा, स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी। पहले हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसे धीरे धीरे खत्म करा। ठीक है, किस तरह की पॉलिसी से करा वो हम यहाँ पे जानेंगे धीरे धीरे। और इसके अलावा कहा जा रहा है टू एक्सपेंड द मार्केट ऑफ द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटेन इन इंडिया। ये भी चाहते थे कि जो प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स बना रहे हैं अपने मशीन्स के थ्रू, उसका जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो जाए इंडिया में भी, ताकि उनकी अर्निंग क्या हो जाए, डबल हो जाए। एक तो रॉ मटेरियल भी यहाँ से लेकर जाएंगे, अपनी कंट्री में बनाएंगे, और हम ही को उल्टा बेचेंगे। तो इस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी चल रही थी कि भाई इंडिया से हर तरह से बार बार पैसा ही गेन करना है हमने। ठीक है, चलिए आगे क्या है, बताया गया है कि भाई डीके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स। अब ये बताया गया कि भाई कैसे कैसे हमारा जो इंडस्ट्री सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। अब ये कह रहे हैं कि बिफोर सफरिंग द डीके ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, इंडिया एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर द एक्सीलेंस एंड द क्वालिटी ऑफ देयर हैंडीक्राफ्ट्स। ये कह रहे हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो हम क्या करते थे, बहुत एक अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करते थे वर्ल्ड वाइड, हमारी बहुत ज्यादा इज्जत थी। किस चीज के लिए थी ये चीज, रेपुटेशन, भाई हम फाइन क्वालिटी को प्रोड्यूस करते थे मार्केट में। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो भी हम बनाते थे। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि भाई द मेन रीजन फॉर द डीके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये कहते हैं भाई हमारे पास जो डी इंडस्ट्रियलाइज करा, हमारी इंडस्ट्री को जो डी इंडस्ट्रियलाइज करा है, किसने करा है, ब्रिटिशर्स ने करा है। उसको किस तरह से करा गया डी इंडस्ट्रियलाइज, उसका एक ही तरीका उन्होंने अपनाया, वो अपनाया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्स पॉलिसी, कि भाई ठीक है, अगर आपको क्या करना है, आपको कोई गुड्स बना रहे हो और आप उसे सेल करोगे तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा।
अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अगर हम इंडियंस कोई गुड्स को मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो हमसे ज्यादा टैक्स लेते थे, लेकिन अपना प्रोडक्ट जब हमें बेचना शुरू करते थे तो बोलते थे ये चीज पर टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर हम उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन हम हमारा ही प्रोडक्ट बनाकर अगर अपने ही लोगों को बेचेंगे तो उस पर हमें डबल टैक्स भी देना पड़ जाता था। तो इस तरह से वो हमसे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का चार्ज करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स कभी मना नहीं करते थे कि भाई आप सेल मत करो, हम आपको मना कर रहे हैं सेल करने के, बस वो बोलते थे ठीक है डबल टैक्स दे दो या टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, और अपने प्रोडक्ट्स फ्री कर देते थे, टैक्स फ्री। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हुआ, लोगों के पास पैसों की कमी तो पहले से चल रही थी उस समय में, तो लोग क्या होगा शिफ्ट होना शुरू हो गए धीरे धीरे मॉडर्न प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी आगे डिटेल में। कहते हैं द ब्रिटिशर्स फाउंड इंडिया इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, सो दे इंप्लीमेंटेड द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। देखो ब्रिटिशर्स को ये अंदाजा लग गया था कि भाई इंडिया में क्या होता है, सबसे फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल बनता है हर चीज को लेकर, तो यहाँ से क्या करा जाए, रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन जाया जाए और फिर फाइनल गुड्स को बनाया जाए, और फिर वहां पे वो क्या करेंगे, वर्ल्ड वाइड उसे सेल करेंगे फाइनल प्रोडक्ट को। ठीक है, कि भाई फाइनल प्रोडक्ट इंडिया से नहीं बनना चाहिए, डायरेक्ट ब्रिटेन से बनना चाहिए, तो डबल फायदा होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी किस तरह की थी। देखो दो तरह की पॉलिसी यहाँ पे बताई जा रही है हमें, तो फटाफट से क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। कहते हैं टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। कहते हैं कि अगर हम इंडियंस क्या करेंगे, अपना रॉ मटेरियल ब्रिटेन को सेल करेंगे तो उसमें क्या होगा, टैरिफ फ्री रहेगा, यानी कि कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर हम सिर्फ ब्रिटिशर्स को बेचेंगे। इसके अलावा किसी और कंट्री को बेचोगे तो उसमें टैक्स वैक्स लगेगा। कहते हैं भाई टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। अगर हम इंडियंस क्या करते हैं भाई, किसी और कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगाएंगे अपनी कंट्री में तो हमें टैक्स वैक्स उस पर देना पड़ता था। ठीक, लेकिन यही प्रोडक्ट्स अगर हम क्या करते हैं ब्रिटिशर से मंगाते बाद में, तो उससे क्या होता है, उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगता, किसी भी तरह के टैक्स या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। तो ये चीज यहाँ पे थी इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सिस्टमेटिकली डिइंडस्ट्रियलाइज करने का पूरा एक तरीका था, जिसमें इन्होंने कभी मना नहीं करा कि भाई आप प्रोड्यूस मत करो, आप सेल मत करो, बस अपने टैक्सेस और इस तरह से पॉलिसीज चलाते रहते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से बोल सकते हैं पॉलिटिकल गेम्स खेलते थे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स started losing their domestic as well as their foreign market। अब इसी तरह की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है कई साल तक कंटिन्यू चलती रही, तो उसके कारण क्या हुआ, जो इंडिया था उसने अपनी मार्केट खो दी। कौन सी मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट भी खो दी और प्लस एज वेल एज फॉरेन मार्केट भी खो दी। भाई क्यों, क्योंकि सिंपल सी चीज है, लोगों को महंगा पड़ रहा था हमारा प्रोडक्ट। अब महंगा पड़ रहा था ज्यादा टैक्स के कारण हमारा प्रोडक्ट, तो लोग किसका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे, ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यही चीज यहाँ पे होने लगी। इसके साथ साथ कहते हैं भाई इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज आल्सो फेसिंग द टफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स व्हिच वर बेटर इन द क्वालिटी देन द इंडियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी इससे एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि भाई जो मशीन्स हैं, मशीन्स क्या कर सकती थी, ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकती थी कम समय में। तो यहाँ पर इंडियंस क्या थे, हम हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते थे, एक इंसान लिमिटेड आवर्स तक काम कर सकता है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स ही हम प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन मशीन ज्यादा कर पा रही थी, प्लस जो मशीन की क्वालिटी थी वो बेटर क्वालिटी में आ रही थी, प्रोड्यूस कर पा रहे थे, है ना। तो वो चीज का एक डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे हम फेस कर पा रहे थे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। अब ये क्या था, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर इंडस्ट्री सिस्टम बहुत ज्यादा पीक पे था, मतलब नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज आ रही थी, लेकिन जो अब हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट्स वाला सिस्टम था ये तो धीरे धीरे कम हो चुका था। अब फटाफट से कवर अप करते हैं, आगे क्या कहते हैं। ये कहते हैं भाई इट वॉज द टाइम, गिव मी अ मोमेंट, ओके, it was a time when the modern industry was improving. People work demanding machines made 6 observations needed to be noted in this regard। अभी कह रहे हैं बेसिकली लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे मॉडर्न मशीन से जो गुड्स बने हुए थे उसके बारे में, और एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे मॉडर्न मशीन्स आ चुकी थी। और साथ साथ कह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने यहाँ पे नोट करी हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। पहला क्या है कि भाई इनिशियली द कॉटन एंड द टेक्सटाइल मिल वर सेटअप। Cotton textile mills located in the western India, mainly in the Maharashtra, Gujarat, and were mainly controlled by the Indians। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई कॉटन और टेक्सटाइल मिल्स को सेटअप करा गया था, और ये जो सेटअप करी गई थी कहाँ पे करी गई थी, मेनली चलता था गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र जैसे एरियो में। ठीक है, लेकिन ये जो मिल्स थी किसके थ्रू चलाई जा रही थी, ये इंडियंस के थ्रू चलाई जा रही थी स्टार्टिंग में। इसके साथ साथ कहते हैं कि भाई आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II the demand for the following products increased such as the cement, paper, sugar industries, iron and steel। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। अभी कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर II हुआ था उसके बाद तो क्या हो गया था भाई,
हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, शुगर की, सीमेंट की, स्टील की, तो इस तरह से डिमांड यहाँ पे बढ़ गई। तो यहाँ पे चाहिए थी हमें मल्टीपल फैक्ट्रीज जो कि क्या हो सके, जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर सके और अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस कर सके। साथ साथ हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि जो टाटा एंड स्टील कंपनी थी वो बहुत पुरानी कंपनी है, जो कि कब स्टेब्लिश हुई थी, 1907 में हुई थी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन द इंडिया। भाई ऐसी बहुत कम कंपनी थी जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए क्या करेंगे, अलग तरह की मशीन बनाएंगे जिससे आगे वो भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट फैक्ट्री, तो सीमेंट फैक्ट्री को भी क्या चाहिए, कुछ मशीन चाहिए। अब जो मशीन होने की जरूरत है जिससे वो सीमेंट को प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए भी जो मशीन तैयार होगी वो भी किसी कंपनी से तैयार होगी या कोई और कंपनी से बनाएगी। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मशीन बनाती है, दैट इज अ कैपिटल गुड्स, आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर ऐसी मशीन जो कि आगे रीसेल करी जाएंगी। चलो आगे देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर टुवर्ड द जीडीपी वाज एक्सट्रीमली लो। तो हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो क्या कर रहा था भाई, बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर पा रहा था जीडीपी की तरफ। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी इतनी ज्यादा, बहुत लिमिटेड कंपनी ऐसी थी, इंडियंस ऐसे बहुत ज्यादा लिमिटेड थे जो कि इसमें इन्वेस्ट कर पा रहे थे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। The British government participation in process of the modern industrialization was very limited। अब ब्रिटिशर्स जो थे उनका जो इन्वॉल्वमेंट था इस सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कि भाई इंडिया में क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, तो ये सब उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनको तो बस क्या था, बस पैसे बनाओ जो सिंपल तरह से, और एक टाइम आने के बाद इंडिया से चलते बनेंगे। तो वैसा ही उन्होंने करा भी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। ठीक है, यहाँ पे अब आगे कंटिन्यू करेंगे तो बताया गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द रेलवे एंड कम्युनिकेशन व्हिच हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिशर प्रोडक्ट। ये कहते हैं ब्रिटिशर्स को एक चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट था, वो था कि भाई इंडिया में हम रेलवे बनाते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर उन्होंने पोस्ट सिस्टम बनाया था, लेटर पोस्ट सिस्टम होता है ना, तो उसको यहाँ पे डेवलप करा था, और साथ साथ रेलवे ट्रैक। ये कारण क्या था इसको डेवलप करने का, भी जब इंडिया में उनके प्रोडक्ट्स आएंगे ब्रिटेन से, तो उसको पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने में आसानी होगी, यानी कि सेल करने में आसानी होगी, अलग अलग जगह पे ले जाके उसे बेचा जा सकता है बहुत ईजिली थ्रू द रेलवे सिस्टम। तो रेलवे वो इसलिए एक्सपेंड करना चाहते थे इंडिया में, ये नहीं कि वो लोगों को भला करना चाहते थे कि लोग ट्रेवल कर पाए, ये इसमें भी उनका लालच था। ठीक, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का क्या कारण था कि भाई जब क्या होता था, इनकी इंटरनल वॉर्स होती थी इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो जो कम्युनिकेशन था, ब्रिटिशर्स अपने अदर ब्रिटिशर्स का जो ग्रुप थे उनसे कम्युनिकेट जल्दी नहीं कर पाते थे, तो अपनी टीम को जल्दी नहीं भेज पाते थे किसी कारण से, या फिर अच्छे से वहां पर बिल्कुल ये सिस्टम क्या रहे, स्टेब्लिश हो जाए कि वो जल्दी कम्युनिकेट कर पाए अगर कोई भी तरह का इशू हो। तो उस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंप्रूव करना सोचा इंडिया में। इसके अलावा क्या बताया गया है, फॉरेन ट्रेड। अब ये जो फॉरेन ट्रेड है इसमें हमें क्या बताया जाता है, फटाफट से इसे भी कवर अप करते हैं। देखो फॉरेन ट्रेड आ जाता है हमारे पास, जहां पर हम बात करेंगे कि भाई कैसे हमारा जो इंडियन सेक्टर है जिसमें हम फॉरेन ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय करा। सेम जैसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर में इंप्लीमेंट करी, यहां पर भी इन्होंने यही करा। फॉरेन ट्रेड कहते हैं प्रियर टू द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज द वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स such as the cotton, silk, iron goods and the wooden goods etc. But the Britishers converted India into the net exporter of raw material and importer of finished goods. ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस, तो आपको ये लाइन क्या है ध्यान से देख लीजिए और इसे हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इससे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, कि भाई इंडिया एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का और वो इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का, कि क्यों बन गया उसका रीजन पूछ लिया जाएगा, तो आप बता सकते हैं भाई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। किस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हमने वहां पे पढ़ा है अभी, है ना, तो वही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यहाँ पर भी आएंगी, थोड़ा सा और डिटेल में भी समझेंगे। देखो यहाँ पे बताया क्या गया, बेसिकली इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था अपने फॉरेन ट्रेड में, हम सिल्क, वुडन से रिलेटेड गुड्स या फिर आयरन स्टील से बने हुए गुड्स को हम सेल करते थे दूसरी कंट्रीज में, सिल्क रूट के थ्रू हम क्या करते थे, सेल करते थे विद द नेबरिंग कंट्रीज। फाइन, इसके अलावा बताया गया कि भाई इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, है ना, और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। देखो फिनिश गुड्स का पहले हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, हम पहले पूरे सामान को बनाते थे और फिर जैसे हमें चेयर है तो चेयर पूरी बनाई हमने और फिर उसे हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमें कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि अब हम क्या करते थे, फर्नीचर जो हमें चाहिए यानी जो लकड़ियां थी अब वो हम एक्सपोर्ट करने लग गए और जो बनी बनाई फर्नीचर आएगा, चेयर आएंगे, अब वो हम उसे खरीदने लग गए, उल्टा होने लग गया इंडिया में। तो इसी के लिए कहा गया कि कॉटन से जो कपड़े थे वो हम पूरा बना के बेचते थे दूसरी कंट्रीज को, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमसे क्या करा, रॉ मटेरियल खरीदा कॉटन का और वो बनाएंगे और वो फिर उल्टा हमें बेचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हुआ, हमें कन्वर्ट कर दिया गया फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स टू इनटू द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाता है भाई नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड
इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, ये हमें क्या करा गया, कन्वर्ट करा गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट करा गया, ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ द ट्रेड एंड टैरिफ इंडिया बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा। कहते हैं भाई जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें हमें क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, कम कर दिया, इस तरह से जो पॉलिसीज चल रही थी इनकी, तो इसके कारण हमने क्या करना शुरू करा, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ज्यादातर हमें किसी को एक्सपोर्ट करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें सेल करने पे, उन्हें एक्सपोर्ट करने पे टैक्स नहीं लगता था या फिर चार्जेस नहीं लगते थे, टैरिफ फ्री था, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं एट द सेम टाइम इंडिया आल्सो बिकम द नेट इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स सच एज बाय द व्हिच वाज मेड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। कहते हैं किस तरह के गुड्स को हम वहां से इंपोर्ट करने लगे, वुलन क्लॉथ्स, अदर फिनिश गुड्स, जैसे कि स्विंग मशीन हो गई, बाइसाइकिल्स हो गए, हमसे स्टील लेके जा रहे हैं, हमसे मटेरियल लेके जा रहे हैं, लेकिन वो सब बना के हमें वो दे रहे हैं उल्टा, ठीक है। और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि भाई इंडिया में लाके कोई फैक्ट्री सेटअप कर दी जाए। कंपोजिशन ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिफ्लेक्टेड बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब ये कह रहे हैं कि जो कंपोजिशन था ना ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इससे हमारी जो इकोनॉमी होगी क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो तो हम उन्हें दे दे रहे हैं, फिर फिनिश गुड्स उनसे खरीद रहे हैं। सपोज कपड़े तो पहले हम खुद ही बना रहे थे, अब कपड़े के रॉ मटेरियल हम उन्हें बेच रहे हैं, और जब कपड़े बन जाएंगे तो हम उनसे खरीद रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि भाई उन्होंने पहले हमसे क्या हुआ, एक्सपोर्ट में हमने क्या कर दिया भाई, कपड़े उन्हें का रॉ मटेरियल उन्हें बेचा भी, तब भी उन्हें फायदा हुआ, है ना। उल्टा वो हमें 10 गुना महंगा करके बेचे थे, तो हमें क्या हो रहा, नुकसान होना था, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पर एक ही पर्सन का रूल था। तो किसका रूल के बारे में बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ वर कंट्रोल्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि भाई जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेनली कंट्रोल करा जा रहा था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू करा जा रहा था। तो यहाँ पर क्या था, इनकी मोनोपोली चल रही थी। अब मोनोपोली चलने के कारण क्या हुआ, मोर देन द 50% ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड was directed toward the ग्रेट ब्रिटेन। कह रहे हैं कि जितना भी हम क्या करते थे, प्रोडक्ट हम सेल करते थे टू द डिफरेंट कंट्रीज या फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, तो 50% से भी ज्यादा फॉरेन ट्रेड हम सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ही कर रहे थे, हम ब्रिटेन भेज रहे थे अपना सारा सामान, ठीक है। चलो, रेस्ट ऑफ द ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड द चाइना, श्रीलंका एंड ईरान एक्सेट्रा। और बाकी का जो ट्रेड हम कर रहे थे वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ ही कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें भी हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, हाई टैक्सेस होने के कारण, हाई चार्जेस होने के कारण। चलो कंटिन्यू करते हैं। फॉरेन ट्रेड टुवर्ड द ग्रेट ब्रिटेन इंक्रीज मोर आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन द 1869। देखो स्विस कैनाल क्या है, स्विस कैनाल एक कैनाल बनाई गई थी। कहां से बनाई गई थी भाई, पहले ब्रिटिशर्स जब ब्रिटेन से इंडिया आया करते थे तो इन्हें साउथ अफ्रीका का एक रूट है वहां से होकर आना पड़ता था। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक शॉर्टकट बना दिया विद द डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ से एक शॉर्टकट निकाला गया इन्होंने। तो शॉर्टकट निकालने के बाद क्या हुआ, उस कैनाल को, उस रास्ते को नाम दिया गया स्विस कैनाल। अब यहाँ से क्या हुआ, उनके कई हजार किलोमीटर कम हो गए। जहां पर एक समय में 6 महीने लगते थे, अब वहां पे उन्हें 3 से 4 महीने लगते थे इंडिया में आने के ऊपर। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और तेज हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो स्विस कैनाल ओपन हुई थी, कब हुई थी, 1869 में हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिटेल है, मैंने मेरे एक शॉर्ट है जो यूट्यूब पे पढ़ा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने स्विस कैनाल के बारे में मेंशन भी करा है डिटेल में, तो आप वहां पे देख सकते हैं, शॉर्ट में जल्दी समझ में आ जाएगा। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। अब ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में क्या हो रहा था, सरप्लस ट्रेड हो रहा था, लेकिन वो भी किसके लिए हो रहा था, सिर्फ ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए हो रहा था। अब इसमें ब्रिटिशर्स का कैसा बेनिफिट था वो समझते हैं। कहते हैं इंडिया एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड द रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री व्हाइल इंडियाज इंपोर्ट द प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब कहते हैं भाई देखो, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन, उसमें भी उनका फायदा था, क्योंकि उन्हें वो फिनिश गुड्स बनाएंगे और 10 गुना महंगा करके बेचेंगे, हमें भी और सभी को भी। लेकिन साथ साथ कह रहे हैं व्हाइल इंडिया इंपोर्ट प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब जो गुड्स वो बना के हमें बेचेंगे तो उसके लिए भी क्या मिल जाता था, उन्हें बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता था, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लोगों को खरीदने थे एसेंशियल गुड्स। इसके अलावा कहते हैं ब्रिटिशर्स वर एबल टू जनरेट द सरप्लस प्रॉफिट थ्रू द एक्सपोर्ट and import, but they use that amount for their administrative expenses and to pay the expenses of the war। देखो ब्रिटिशर्स क्या थे, बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट बनाते थे, वो क्या करते थे, ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, कम इंपोर्ट करते थे, और उसमें भी क्या था, हर जगह फायदा मिल रहा था, तो ज्यादा प्रॉफिट बना पा रहे थे। सरप्लस का मतलब हम यहाँ पे प्रॉफिट मानते हैं। तो प्रॉफिट जो इन्हें हो रहा था, एक्स्ट्रा अमाउंट जो जनरेट कर पा रहे थे, कि सारा अमाउंट वो कहाँ यूटिलाइज कर रहे थे, जो उनके जर्नल ऑफिसर्स इंडिया में थे उनकी तनख्वाह दे रहे थे, सैलरीज पे कर रहे थे, है ना, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। दे वर पेइंग द whatever the surplus they were generating, they were using these amount to pay the salaries of their lords। lords means यहाँ पर जो उन्होंने लोग हायर करे थे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, फाइन।
टू पेइंग द अमाउंट टू देम। इसके अलावा दे वर पेइंग दीज अमाउंट टू द वॉर एज वेल, ये सारा अमाउंट यूटिलाइज कर रहे थे वॉर्स में, क्योंकि इंटरनल वॉर्स होते रहते थे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ खर्चे लगते थे। तो ये खर्चों को मैनेज करने का जो पैसा आ रहा था वो कहां से आ रहा था, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू आ रहा था, और ये सारा का सारा अपने लिए यूटिलाइज करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इंप्लाइड द ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो इंडियन वेल्थ है वो धीरे धीरे इसी तरह से ड्रेन हो गई है। ड्रेन होने का मतलब क्या है कि इंडियन वेल्थ क्या वो धीरे धीरे इसी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि सारा बेनिफिट तो क्या लेके जा रहे थे, तो ब्रिटेन लेके जा रहे थे, और जो एक्स्ट्रा बच भी रहा था वो इंडिया में, वो ये खुद के लिए यूटिलाइज कर रहे थे इंडिया में अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, चलो इसी की तरह आज हमारा क्या हुआ, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में हम कवर अप करेंगे हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसे हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।